इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। और बिहार में सियासी संकट के बीच जीतन राम मांझी के सख्त तेवर एक बार फिर सामने आए हैं। दिल्ली में मांझी ने कहा कि मांझी की नाव कभी नहीं डूबती। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीतन राम मांझी को मुलाकात करने का वक्त दे दिया है। अब मांझी मोदी से शाम को 5 बजे मिलेंगे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार आज राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। नीतीश कुमार को कल विधायक दल का नेता चुना गया था। वहीं बिहार सरकार के 20 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। मांझी ने कल 15 मंत्रियों को बर्खास्त करने की सिफारिश कर दी थी। और पटना से राजभवन से हमारे संवाददाता अभिषेक चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, मांझी ने कहा है कि मांझी की नाव कभी नहीं डूबती। किस भरोसे पर वो इतना बड़ा बयान दे रहे हैं? मैत्री, ये तो समय बताएगा कि मांझी की नाव डूब पाती है या कभी नहीं डूबती, जैसा कि मांझी ने सुबह स्टेटमेंट दिया है। लेकिन एक अपडेट मैं आपको दे दूं कि बिहार के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी, जो कि फिलहाल कलकत्ता में हैं, उनके पास पश्चिम बंगाल का मूल काम है और एडिशनल वो यहां बिहार का कामकाज भी देख रहे हैं। वो कल सुबह 9:30 बजे पटना आ रहे हैं। यानी कि कल सुबह 9:30 बजे के बाद राज्यपाल के आने के बाद पटना में सरगर्मी काफी तेज हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर आज की नीति आयोग की बैठक के बाद और नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद कल ही जीतन राम मांझी जो है वो भी पटना आ रहे हैं। यानी कल सुबह 9:30 बजे के बाद गतिविधियां बहुत तेज हो जाएंगी और जेडीयू विधायक दल जो है वो कल सुबह सबसे पहले मिलना चाहेगा केसरीनाथ त्रिपाठी से। उसके बाद ही केसरीनाथ त्रिपाठी अपना क्या रुख अपनाते हैं वो देखना पड़ेगा। दूसरी ओर 3 पावर सेंटर्स खास करके बन चुके हैं पटना में। एक नीतीश का खेमा है जो कि 130 विधायकों के साथ में है। वहीं जीतन राम मांझी आज शाम नरेंद्र मोदी से मिलने की मुलाकात के बाद के कॉन्फिडेंस के बाद कल पटना में दिखेंगे। और वहीं तीसरी ओर राजभवन है। राजभवन क्या रुख लेता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। राजभवन से सबसे पहले केशरीनाथ त्रिपाठी जो है कहीं न कहीं फ्लोर ऑफ द हाउस की बात करेंगे, क्योंकि एक आम मानना यह भी है कि सड़क पर चलते हुए कोई विधायक या मंत्री अपना मत दे देता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाता है और फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही सारी बातें तय होती हैं। तो अगर विधायक दल कल शाम की जो विधायक दल की बैठक हुई है उसमें नीतीश को अपना नेता चुन भी लिया गया है और उससे पहले ही मांझी इस विधायक दल की बैठक को अवैध करार दे चुके थे, तो टेक्निकली राज्यपाल के पास पूरा ये पावर है कि कल शाम की विधायक दल के बैठक के फैसले को नहीं माने और सभी विधायकों को ये कहें कि आप फ्लोर ऑफ द हाउस में आइए। आपके पास बहुमत है तो पहले आप सदन में। ऐसा पेच है जो कल ही साफ होगा कि आखिर राज्यपाल इसको किस नजर से देखते हैं, क्योंकि कई टेक्निकलिटीज हैं जिसके मद्देनजर बहुत सारी संभावनाएं हैं। बिहार में सियासी संकट पर बीजेपी की नजर लगातार बनी हुई है और इस वक्त जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी का इस डेवलपमेंट पर क्या कहना है ये भी आपको सुनाते हैं। बता, बीजेपी की श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह किसी भी हालत में नहीं चाहते कि श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। अपनी पुरानी रंजिशों के चलते ही जनता दल में ये फूट दिल्ली के नेताओं के इशारे पर कराई गई है। मांझी जी संकट इसीलिए पैदा हो गया कि बीजेपी से हाथ मिलाए हुए थे, जिसका प्रमाण है कि पार्टी की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग के 1 घंटे बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन दे दिया और भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा भंग करने की मांग उठा दी। इसका मतलब ये गठजोड़ लंबा चल रहा था। सीएम की तरफ से अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई 2 लोगों के बर्खास्त करने की उन्होंने रिकमेंड। वो अल्पमत के आप लोगों ने कुछ नहीं किया। वो अल्पमत के मुख्यमंत्री हैं। श्री शरद यादव जी ने गवर्नर को लिख करके सूचित किया है कि उनके द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई ना तो कानून सम्मत है न संविधान सम्मत है। उनका नीति आयोग की बैठक में आना भी असंवैधानिक कदम है, चूंकि उन्हें विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है। जब लोकसभा इलेक्शंस के बाद नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी छोड़ी थी और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, तब उन्होंने नहीं सोचा होगा कि इस तरह से यही मांझी उनके लिए गले की फांस बन जाएंगे। बहरहाल बिहार में सियासी संकट पर बीजेपी की नजर लगातार बनी हुई है। आज बिहार बीजेपी के नेता दिल्ली में सुशील कुमार मोदी से मिलेंगे। रामविलास पासवान को भी दिल्ली बुलाया गया है और जाहिर सी बात है कि राजनीतिक संकट पर दिल्ली में अहम बैठक होगी। बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, ये बताइए इस बैठक को किस लिहाज से देखा जाए, क्या मायने?
पासवान जो कि 2 बजे दिल्ली पहुंच रहे हैं और सिर्फ इसी कारण से उनको बुलाया गया है कि जो बीजेपी की जो बैठक हो रही है उसमें कोई बड़ा निर्णय लिया जा सके, क्योंकि बीजेपी के एक पार्टनर हैं वो बिहार में, और आने वाले समय में बिहार में विधानसभा के चुनाव है, इसलिए रामविलास पासवान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि लगातार जो जीतन राम मांझी हैं उनके समर्थक ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास नंबर पर्याप्त हैं, क्योंकि बहुत सारे विधायकों की लिस्ट लेके जो नीतीश कुमार राज्यपाल के पास जाने की बात कह रहे हैं, लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि बहुत सारे विधायक उसमें शामिल हैं ही नहीं, यानी कहीं न कहीं कोई कमी है, कोई न कोई झोल है जिसको हम कह सकते हैं। और लगातार दिल्ली में जीतन राम मांझी के समर्थक बने हुए हैं। जीतन राम मांझी गए हुए हैं इस समय नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए, और शाम को उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी के साथ होगी, और शायद उसके बाद जो है बीजेपी निश्चित रूप से जीतन राम मांझी को समर्थन करने के बारे में सोच सकती है। विधायकों ने तो यहां तक दावा किया कि कांग्रेस और आरजेडी के विधायक भी उनके संपर्क में हैं, यानी जीतन राम मांझी बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे थे जब वो नीति आयोग की बैठक में जा रहे थे, मुस्कुराते हुए चेहरा, यानी कहीं न कहीं वो मुस्कुराहट उनको बीजेपी से मिली हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मांझी की नाव कभी डूबती नहीं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। जीतन राम मांझी से जेडीयू के नीतीश समर्थक विधायक इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन इस पर कानूनी जानकार क्या कहते हैं, ये जरा सुनिए। संविधान के अनुसार पहली बात, बहुमत अल्पमत का निर्णय सदन के अंदर होता है। दूसरी बात, जो मंत्री परिषद है उसकी राय से राज्यपाल काम करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, और ये राज्यपाल के विवेक पर निर्भर है कि वो किसको समझते हैं कि उसको सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त है या होगा, उसको वो मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर करते हैं। तो क्या होगा, इस पे नजरें रहेंगी। कल राज्यपाल वापस पटना पहुंचेंगे, उनके पास प्रभार वेस्ट बंगाल का भी है, और कल पता चलेगा कि क्या होता है, खासकर तब जब फ्लोर ऑफ द हाउस पर सब पार्टियां और तमाम लोग पहुंचेंगे। अभिषेक चंद्रा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे संवाददाता पटना से। अभिषेक, ये बताइए कि ऐसे में क्या स्थिति उभर कर निकल कर आ सकती है बाहर? भीतर काने जेडीयू में क्या चल रहा है, ये तो साफ हो गया कि नीतीश के कौन कौन साथ है। क्या इस पर कोई स्थिति साफ हो पा रही है कि मांझी के साथ आखिर कौन कौन है? देखिए मैत्री, 3 बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। बहुमत नीतीश के साथ है, मगर मौका मांझी के पास है, और गेंद राज्यपाल के पाले में है। तो अगर बहुमत नीतीश के साथ में भी है तो इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि मौका मांझी के साथ में है। तो राज्यपाल इस बात को कतई इग्नोर नहीं करेंगे। मांझी मुख्यमंत्री हैं, भले ही वो अल्पमत के मुख्यमंत्री ही सही, मगर ये एक सच है, कुछ लोगों के लिए कटु सच भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री मांझी ही हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, राज्यपाल हर हाल में उनकी बात सुनेंगे। जेडीयू विधायक दल के जो विधायक हैं, जिन्होंने कल नीतीश को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना है, उनकी बातें भी सुनेंगे, लेकिन हर हाल में फ्लोर ऑफ द हाउस पे क्या डिसीजन होता है। एक मौका जीतन राम मांझी को बिहार असेंबली में अपने बहुमत को साबित करने का दिया जाएगा। मौका तो जरूर मिलेगा और इसी पर निगाहें रहेंगी। इस बीच आरजेडी का क्या रुख है? मनोज, आरजेडी के नेता क्या कह रहे हैं इस पर, ये भी सुनते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अवाम बहुत बेहतर तरीके से इस पर नजर बनाए हुए है और अवाम हमारे पक्ष में है। सर, एक आखिरी सवाल, क्या आप मानते हैं कि नीतीश कुमार का जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद देना एक गलती थी? देखिए, इतिहास में मैं समझता हूं कि कभी कोई चीज किस प्रकार आगे आकार लेती है, उससे ये निर्णय करना बड़ा कठिन है कि वो गलत था या वो सही था। इतिहास निर्णय करेगा कि क्या गलत था, क्या सही था। हम कई दफा, मैं समझता हूं ये निर्णय मेरा नहीं था, लेकिन एक पर्यवेक्षक के रूप में अगर मैं देखूं तो मैं समझता हूं कि नीतीश जी ने जब जीतन राम मांझी जी को सत्ता सौंपी होगी तो उनकी कुछ अपेक्षाएं रही होंगी कि किस प्रकार, किन मूल्यों पर सरकार चले, किस दिशा में सरकार चले, और जब लगा कि कहीं न कहीं पर्दे के पीछे से भी कुछ खेल हो रहा है तो जाहिर है कि बिहार के अवाम के हक में हम सभी को एक निर्णय लेना था। जो आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, हमने तो नीतीश कुमार जी को रिजाइन करने को नहीं बोला था। ये जवाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा कि एक व्यक्ति को जिनको आप बनाए, आप प्रोटेक्ट उनको नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ आप ही माहौल बिगाड़ रहे हैं। मांझी जी से वहां के विधायक जेडीयू के और मंत्री ओवरऑल और विधायक इसलिए भी खुश थे कि जब वो समस्या लेकर के क्षेत्र की जाते थे तो मांझी जी सही ढंग से उसको एड्रेस करते थे, उसको पूरा करने की कोशिश करते थे। और नीतीश कुमार जी के साथ प्रॉब्लम ये था
कि वो किसी की सुनते नहीं थे। मांझी जी सबसे ज्यादा पॉपुलर होने लगे। अब नीतीश जी को ये बात नहीं सुहाती है कि उनके रहते कोई ज्यादा पॉपुलर हो जाए। और इसी बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आखिर क्या होगा, इसी पर नजरें लगातार बनी हुई है। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अभिषेक चंद्रा हैं और अरविंद चतुर्वेदी हैं। अरविंद, ये बताइए कि लगातार ये बातें हो रही थी कि जीतन राम मांझी जब सत्ता में आए थे उनके बारे में कि काफी सीधे साधे आदमी हैं और बड़बोले भले हों, लेकिन इस तरह के रणनीतिकार नहीं है। तो ये एक सवाल उठता है कि उनकी भूमिका इस पूरे प्रकरण में जिस तरह की रही है उसमें उनका सलाहकार कौन था? मैत्रेयी, अभी आपने लग रहा है केसी त्यागी की बात बहुत ध्यान से सुनी नहीं। केसी त्यागी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जीतन राम मांझी बहुत दिनों से बीजेपी के संपर्क में थे। बहुत बड़ा जोर देकर उन्होंने कहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं कोई न कोई बीजेपी का सलाहकार ऐसा था जो उनको सलाह दे रहा था। दूसरी तरफ आपने एक बात और सुनी कि बीजेपी के नेता रामेश्वर चौरसिया ने यह कहा है कि जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ रही थी जीतन राम मांझी की, वो बात नीतीश कुमार को नहीं पच पा रही थी। निश्चित रूप से नीतीश कुमार बिहार में बड़े नेता हैं जेडीयू के, उन्होंने मेहनत करके सरकार बनवाई, दोबारा सरकार बनवाई। ऐसे में अगर किसी की लोकप्रियता बढ़ती है तो राजनीति में बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको पचा पाना। बिल्कुल। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपने जैसा भी कहा कि उमा भारती, रामकृपाल यादव, ये सभी लोग जीतन राम मांझी के संपर्क में थे और समय समय पर उनकी तारीफ भी करते थे। तो इससे ये स्पष्ट था कि कहीं न कहीं एक पक्ष हम ये कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी जो है वो बीजेपी की तरफ, बीजेपी के कहीं न कहीं लोगों के साथ संपर्क में थे और शायद उसका ही फायदा जो है वो जीतन राम मांझी को मिलेगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र हुआ मोदी है और ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि जीतन राम मांझी के कंधे पर बंदूक रख के बीजेपी ने चलाया। इसी बड़ी चर्चा पे और इसी बातचीत पे हम बने हुए लगातार। बिहार में क्या होगा इस पे बातचीत कर अपने संवाददाताओं से। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक।